नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य इतिहास। आज के इस व्याख्यान में हम दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था और विशेषकर राजस्व व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। दिल्ली में मुस्लिम सल्तनत के स्थापित होने के बाद, चूँकि दिल्ली एक इस्लामी राज्य था, तो मुस्लिम सुल्तानों ने मुस्लिम विधिवेताओं और मुस्लिम कानूनों के अनुसार राजस्व या राज्य की आय के साधनों को दो भागों में विभाजित किया। पहला धार्मिक कर और दूसरा राजकीय कर। धार्मिक कर से तात्पर्य उन करों से था जो केवल मुसलमानों से ही लिए जाते थे और जिन्हें हम सामूहिक रूप से ज़कात कह सकते हैं। ज़कात व्यक्ति की कुल आय का 2% हुआ करता था और इससे होने वाली समस्त धनराशि का उपयोग केवल मुसलमानों के कल्याण संबंधी कार्यों में ही प्रयोग या खर्च किया जाता था। शेष कर सभी से बिना किसी धार्मिक भेदभाव के वसूले जाते थे। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव यद्यपि इस प्रकार के विभाजन को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि दूसरे प्रकार के कर भी शरिया के अनुसार ही लगाए गए थे तथा मुसलमानों और गैर मुसलमानों से एक ही दर से वसूल नहीं किए जाते थे। इनमें से कुछ कर तो ऐसे थे जो केवल हिंदुओं से ही वसूल किए जाते थे और कुछ करों की वसूली में मुस्लिम और गैर मुस्लिमों में भेद किया जाता था। राजकीय करों में उसरी, खराज, जजिया, खम्स और चुंगी मुख्य कर थे। राजकीय आय का सबसे बड़ा साधन भूमि कर था। मुस्लिम विद्वानों ने भूमि को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया। पहला उसरी भूमि, दूसरा खराजी और तीसरा सुलही। उसरी भूमि से तात्पर्य वह भूमि जो मुसलमानों के अधिकार में थी और खराजी भूमि वह जिस पर गैर मुसलमान खेती करते थे। संधि के अंतर्गत प्राप्त होने वाली भूमि को सुलही कहा जाता था और सल्तनत के पास इस प्रकार की भूमि न के बराबर थी। उसरी भूमि से उपज का 1/10वां भाग लगान के रूप में लिया जाता था, परंतु यदि कृत्रिम साधनों से भूमि की सिंचाई होती तो मात्र 1/20वां भाग वसूल किया जाता था। खराजी भूमि से 1/2 से लेकर 1/5 तक भूमि कर लिया जाता था। यह कर खराज कहलाता था और मुख्य रूप से यह हिंदू काश्तकारों पर लगाया गया था। भूमि कर नकद और जिन्स दोनों ही रूपों में वसूला जाता था। उनके अलावा खम्स एक और आय का बड़ा जरिया था। खम्स लूट के धन के 1/5 भाग को कहते थे, जो काफिरों के विरुद्ध युद्ध में प्राप्त होता था। इस प्रकार लूट में प्राप्त माल में से 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था, परंतु कुछ शक्तिशाली सुल्तानों ने इस अनुपात को उलट भी दिया। इनके अलावा खान और भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त धन पर भी इसी अनुपात में खम्स वसूल किया जाता था। खम्स के अलावा जजिया दिल्ली सुल्तानों की आय का एक प्रमुख साधन था। यह कर केवल गैर मुस्लिमों पर लगाया गया था।
इस कर के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। इस्लामी व्यवस्था में गैर मुसलमानों को जिम्मी कहा जाता है और जिम्मी लोगों को मुस्लिम राज्य में रहने का अधिकार नहीं था। अतः ये लोग जजिया कर देकर के राज्य में रहने का अधिकार प्राप्त करते थे और राज्य से अपने जीवन की सुरक्षा प्राप्त करते थे। अतः एक प्रकार से सामान्य शब्दों में एक समझा जा सकता है कि मुस्लिम राज्य में गैर मुसलमानों को रहने के लिए अपनी जान माल की हिफाजत करने के बदले में मुस्लिम सल्तनत को जजिया नामक कर अदा करना पड़ता था। ये लोग जजिया कर देकर राज्य में रह सकते थे। उनसे किसी प्रकार की सैनिक सेवा नहीं ली जाती थी। परंतु आधुनिक मुस्लिम विद्वानों का ये मत है कि जजिया धर्मनिरपेक्ष कर था और गैर मुसलमानों पर भी इसलिए लगाया जाता था क्योंकि वे सैनिक सेवा से कर मुक्त थे। लेकिन इस प्रकार आधुनिक मुस्लिम विद्वानों द्वारा इस प्रकार की व्याख्या करना न्यायोचित नहीं माना जा सकता है। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव लिखते हैं, इस समस्त युग के ऐतिहासिक तत्वों को ध्यान में रखते हुए यह कहना कि जजिया तुरस का दंड या अन्य किसी प्रकार की धर्मनिरपेक्ष कर था, सत्य से बहुत दूर है। जजिया कर की दृष्टि से गैर मुसलमानों को उनकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से 3 वर्गों में बांट दिया गया था। पहले वर्ग को 48, दूसरे वर्ग को 24 और तीसरे वर्ग को 12 दिरहम वार्षिक कर देना पड़ता था। स्त्रियां, बच्चे, भिखारी, लंगड़े, अंधे, साधु, पुजारी और वृद्ध पुरुष इस कर से मुक्त रखे गए थे। अधिकांश सुल्तानों ने ब्राह्मणों को भी इस कर से मुक्त रखा था, परंतु फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों से भी कर वसूल किया। बाहर से आने वाले माल पर सरकार चुंगी कर लगाती थी। इस मद से भी राज्य को पर्याप्त आमदनी होती थी। मुसलमानों से 2.5% और हिंदुओं से 5% के हिसाब से चुंगी वसूली जाती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने उपयुक्त करों के अलावा मकान कर और चारागाह कर भी वसूल किया। अमीरों, अधीनस्थ राजाओं और नागरिकों द्वारा समय समय पर सुल्तान को दी जाने वाली भेंटों से भी राज्य को काफ़ी आमदनी होती थी। सुल्तान का मुख्य व्यय राज परिवार की व्यवस्था, सेना और शासन व्यवस्था से संबंधित लोगों के वेतन भत्तों पर खर्च होता था। भवन निर्माण और दान पुण्य पर भी काफ़ी खर्च किया जाता था। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था को समझने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत सेना का प्रबंध भी एक अहम कार्य था। मध्यकाल में सेना ही राज्य को स्थिरता प्रदान करने का एकमात्र आधार था और चूंकि सेना शक्ति का स्रोत था और मध्ययुगीन समय में बिना शक्ति के शासन करना लगभग असंभव था। दिल्ली के सुल्तानों ने सेना को व्यवस्थित रखने के लिए एक अलग से दीवान आरिज नाम का विभाग स्थापित किया, जिसका मुखिया आरिज ममालिक कहा जाता था, जिसका कार्य सैनिकों की भर्ती, उनका वेतन वितरण करना, उनको प्रशिक्षण आदि का कार्य करना इत्यादि कार्य संपन्न करने होते थे। यह विभाग प्रत्येक सैनिक का हुलिया नोट करके रखता था और घोड़ों को दागने का काम भी करता था, ताकि सैनिक अच्छे घोड़ों के स्थान पर घटिया और कमज़ोर घोड़े न बदल सके। सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का मुख्य आधार एक और जहाँ सैनिकों के अलग अलग वर्ग थे, वहीं दूसरी ओर सेना में क्रमिक सैनिक पदाधिकारियों की एक श्रृंखला भी बनी हुई थी। पहले के अंतर्गत सेना के 4 वर्ग होते थे। पहले वर्ग में सुल्तान के अंगरक्षक, जो नियमित और स्थायी होते थे, जिसमें सैनिकों की भर्ती केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती थी
और उनके वेतन का भुगतान नकद या जागीर के रूप में किया जाता था। दूसरे वर्ग में ऐसे सैनिक थे जो प्रांतीय शासकों द्वारा भर्ती किए जाते थे और जिन्हें युद्ध के समय सुल्तान की सेना में भेज दिया जाता था और युद्ध इत्यादि कार्यों को करने के बाद वे पुनः अपने इक्ताओं में चले जाते थे। इस वर्ग में वे सैनिक भी थे जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर अस्थायी तौर पर भर्ती किया जाता था और उन्हें उसी समय नकद वेतन और रसद आदि प्रदान की जाती थी। इसके अलावा इस वर्ग में मुसलमान स्वयंसेवक भी होते थे जो गैर मुसलमानों के विरुद्ध लड़े जाने वाले जिहाद में सम्मिलित होकर पुण्य अर्जित करने की कामना रखते थे। ऐसे लोगों को केवल लूट में प्राप्त संपत्ति का हिस्सा दिया जाता था। इस प्रकार के वर्गीकरण से स्पष्ट हो जाता है कि सेना का अधिकतर भाग प्रांतीय और स्थानीय सरदारों की टुकड़ियों से बना हुआ था और ऐसी स्थिति में उनसे अधिक सैनिक पटुता की आशा करना व्यर्थ था। अलाउद्दीन खिलजी ने केंद्रीय सेना को स्थायित्व प्रदान किया, परंतु वह प्रांतीय व अस्थायी सैनिक वर्ग को समाप्त नहीं कर पाया। इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी सल्तनत काल की सेनाओं में क्रमिक सैनिक पदाधिकारियों की तरह की श्रृंखला का विस्तार से वर्णन करते हैं। उनके अनुसार 10 घुड़सवारों पर एक सरखेल, 10 सरखेल पर एक सिपा सलार, 10 सिपा सलार पर एक अमीर, 10 अमीर पर एक मलिक और 10 मलिक पर एक खान होता था। परंतु इस व्यवस्था को पूरी तरह से नहीं निभाया जाता था। दिल्ली सुल्तानों की सेना में सभी प्रकार के लोग सम्मिलित थे, जिसमें तुर्क, ईरानी, मंगोल, अफगान, हबशी, भारतीय मुसलमान इत्यादि, जिसकी वजह से सेना में राष्ट्रीयता की भावना विकसित नहीं हो पाई। इसी प्रकार सल्तनतकालीन न्याय और दंड व्यवस्था के अंतर्गत दिल्ली के सुल्तान सल्तनत के सर्वोच्च न्यायाधीश होते थे। यद्यपि उनका दायरा अधिक सीमित था क्योंकि वे न्याय प्रदान करने के क्षेत्र में स्वयं को शरिया के अधीन मानते रहे। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर इब्राहिम लोदी तक प्रत्येक सुल्तान ने अपने इस्लाम के प्रति झुकाव के आधार पर इसकी व्यवस्था की। केवल अलाउद्दीन खिलजी ने ही राज्य की सुरक्षा को आधार मानकर इस्लामी कानून के विरोध में भी दंड देने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अधिकतर सुल्तानों ने न्याय के क्षेत्र में कुरान के निर्देशों का पालन करने का प्रयास किया। सुल्तान सर्वोच्च न्यायाधीश होता था और अंतिम अपील वही करता था। उसके निर्णय के विरुद्ध कहीं अपील नहीं की जा सकती थी। सामान्यतया सुल्तान सप्ताह में 2 दिन मामलों की सुनवाई करते थे। धार्मिक मामलों से सद्र और मुफ्ती और अन्य मामलों में काजी सुल्तान की सहायता करते थे। सल्तनत के अन्य न्याय अधिकारियों की नियुक्ति भी सुल्तान ही करते थे। सुल्तान के बाद न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी सदर उस सुदूर होता था। उसके बाद काजी और प्रांतीय काजी और नगर के काजी वगैरह न्याय संबंधी कार्य संपादित करते थे। गांवों में न्याय का कार्य ग्राम पंचायतें करती थी। सल्तनतकालीन दंड विधान काफ़ी कठोर था। अंग विच्छेद, प्राण दंड, संपत्ति की जब्ती इत्यादि सामान्य सजाएं थीं। प्राण दंड का अधिकार केवल सुल्तान को ही था। सुल्तान की अनुपस्थिति में अमीर दाद नामक पदाधिकारी मामलों की सुनवाई करता था। अधिकांश मुस्लिम इतिहासकारों ने दिल्ली के सुल्तानों की न्यायप्रियता की भूरी भूरी प्रशंसा की है, परंतु उनके द्वारा दिए गए ये विवरण एक पक्षीय प्रतीत होते हैं। अपनी मुस्लिम प्रजा के लिए वे भले ही न्यायप्रिय रहे हो, परंतु हिंदू जनता के प्रति कभी भी वे सहिष्णुता से न्याय नहीं कर सके। इसका मुख्य कारण न्याय व्यवस्था का इस्लामी कानूनों पर आधारित होना था और सुल्तान को सलाह देने वाले न्याय अधिकारी भी धार्मिक वर्ग के ही लोग होते थे। अतः हिंदुओं को निष्पक्ष न्याय की कल्पना करना अत्यंत मुश्किल कार्य था।
इसी प्रकार सल्तनत काल में पुलिस और गुप्तचर व्यवस्था भी स्थापित की गई थी, जो शांति और व्यवस्था बनाए रखने और चोरी डकैती को रोकने के लिए स्थापित हुई थी। बड़े नगरों में पुलिस के मुख्य अधिकारी को कोतवाल कहा जाता था। कोतवाल पद पर प्राय सुल्तान अपने विश्वस्त और योग्य अमीरों को नियुक्त करते थे। कोतवाल को नगर संबंधी प्रत्येक सूचना की जानकारी रखनी अनिवार्य थी। उनके पास नगर के पास समस्त नागरिकों की सूची होती थी और वह नगर से बाहर रहने वाले, नगर से बाहर जाने वाले और दूसरे नगरों से आने वाले पर निगरानी रखते थे। वह अपने सिपाहियों सहित रात्रि में नगर की गश्त भी करते थे। नगर के लोगों की जान माल की सुरक्षा का दायित्व नगर कोतवाल का होता था। उसकी सहायता के लिए अनेक सिपाहियों के अलावा अनेक गुप्तचर भी नियुक्त किए गए थे। सुल्तान बलबन और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में गुप्तचर विभाग को काफ़ी संगठित और सक्रिय किया। गुप्तचरों को मुनियान और उनके अधिकारी को बरीद नाम से पुकारा जाता था। गुप्तचरों के माध्यम से सुल्तानों को सल्तनत के प्रत्येक हिस्से की जानकारी उपलब्ध होती रहती थी। इसी प्रकार सल्तनत में एक डाक विभाग भी स्थापित किया गया था, जो राजधानी दिल्ली का प्रांतीय राजधानियों और प्रमुख नगरों के साथ संपर्क बनाए रखते थे और आवश्यक राजकीय पत्रों को लाने ले जाने के लिए डाक विभाग की देखरेख में सल्तनत भर में डाक चौकियां स्थापित की गई थी और इन चौकियों पर डाक लाने ले जाने वाले हरकारे नियुक्त किए गए थे। हरकारे आगे की डाक चौकी के हरकारों से डाक के थैलों का आदान प्रदान करते थे। ये बहुत ही तेज़ गति से दौड़कर अगली डाक चौकी तक जाया करते थे। डाक के माध्यम से राज परिवार तथा अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के लिए खाद्य पदार्थ और आवश्यक फल भी मंगाए जाते थे। डाक चौकी पर घुड़सवार डाकियों की व्यवस्था भी रहती थी। राज्य के प्रमुख मार्गों में स्थित ये डाक चौकियाँ राहगीरों के लिए विश्राम स्थल का भी कार्य करती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि दिल्ली के मुस्लिम सुल्तानों ने एक कुशल व्यवस्था स्थापित कर ली थी, जिसकी बदौलत वे हिंदुस्तान में बहुसंख्यक हिंदू प्रजा पर भी आसानी से राज कार्य कर सके। अगले अध्याय में हम मुगल कालीन शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।